हेलो स्टूडेंट्स, हम हमारा थर्ड चैप्टर हिस्ट्री का आज पढ़ेंगे और पेज नंबर है ये आपका 30 और टॉपिक है क्रॉप्स फॉर यूरोप कि यूरोप के लिए कौन कौन सी जो क्रॉप्स है वो अब उगाई जानी शुरू हो चुकी थी इंडिया के अंदर। उन क्रॉप्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर। तो यहाँ क्या बताया है आपको, द ब्रिटिश ऑल्सो रियलाइज दैट द कंट्री साइड कुड नॉट ओनली यील्ड रेवेन्यू। भाई ये कंट्री साइड जो है यहाँ से सिर्फ जो है रेवेन्यू ही नहीं लिया जा सकता, इसके अलावा और क्या किया जा सकता है। ब्रिटिश अब क्या समझ रहे थे, क्या उनको समझ आ रही थी बात, इट कुड आल्सो ग्रो द क्रॉप्स, यहाँ पे उन क्रॉप्स को भी ग्रो किया जा सकता है दैट यूरोप रिक्वायर्ड, जो कि यूरोप को ज़रूरत है जिन क्रॉप्स की, वो फसलें भी यहाँ पर बड़ी आसानी से उगाई जा सकती हैं। By the late 19th century, the company was trying its best to expand the cultivation of opium and indigo. Late 18th century में कंपनी ने अपनी बहुत ज़्यादा कोशिश इसी मामले को लेकर शुरू कर दी थी कि वो बढ़ा सके जो कल्टीवेशन है किसकी, ओपियम की, अफीम, ओपियम होता है अफीम की खेती यहाँ पर करवाने की, और इंडिगो की। मतलब उनका कोशिश ये थी कि यहाँ पर अफीम और जो इंडिगो है वो बहुत ज़्यादा उगाया जा सके। ये कोशिश कंपनी ने अब शुरू कर दी थी लेट 19th सेंचुरी में। इन द सेंचुरी एंड अ हाफ दैट फॉलोड द ब्रिटिश परस्यूटेड और फोर्स्ड कल्टिवेटर इन वेरियस पार्ट ऑफ द इंडिया टू प्रोड्यूस अदर क्रॉप्स। अब जो लगभग आधी सेंचुरी बीत जाने के बाद ब्रिटिश जो थे उन्होंने फोर्स करना शुरू कर दिया, जो कल्टिवेटर्स हैं, जो किसान थे या पीजेंट्स थे, उनको अलग अलग हिस्सों में इंडिया के किस लिए फोर्स करना शुरू कर दिया कि वो प्रोड्यूस करें। क्या प्रोड्यूस करें? दूसरी क्रॉप्स को भी। पहले ये फोर्स कर रहे थे ओपियम के लिए और इंडिगो के लिए, ठीक है। अब ये कहते कि और फसलें भी उगाओ, जैसे कि जूट इन बंगाल, टी इन आसाम, शुगर केन इन यूनाइटेड प्रोविंसेस, व्हीट इन पंजाब एंड कॉटन इन महाराष्ट्र एंड पंजाब, राइस इन मद्रास। तो अब ये कोशिश शुरू कर दी थी कि यहाँ पे इन चीज़ों को उगवाना जो ब्रिटिशर है उन्होंने शुरू कर दिया था। हाउ वाज दिस डन? नेक्स्ट पैराग्राफ। अभी किस प्रकार से किया जाता था? द ब्रिटिश यूज्ड अ वैरायटी ऑफ मेथड टू एक्सपेंड द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स दैट दे नीडेड। अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत सारे मेथड जो थे वो एक्सपेंड कर लिए थे कि किस प्रकार से ये जो भी क्रॉप चाहते हैं उसकी कल्टीवेशन वो करा सके। लेट अस टेक क्लोजर लुक, आओ हम नज़दीक से देखते हैं एट द स्टोरी ऑफ वन सच क्रॉप, वन सच मेथड ऑफ प्रोडक्शन में किस प्रकार से ये जो है क्या क्या मेथड यूज़ करके प्रोडक्शन जो है वो करवाते थे। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि दो पिक्चर्स हैं। अब कॉमन क्या है? ये है कलमकारी प्रिंट, जो इंडिया में जो है कपड़े का ही प्रिंट है ये, और ये है मॉरिस कॉटन प्रिंट, जो कि 19th सेंचुरी में इंग्लैंड में जो है मॉरिस जो था उसने इसको प्रिंट किया था। अब इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है इसमें और इसमें? देखो ब्लू कलर जो है ना, ये ब्लू कलर, इसमें भी ब्लू कलर जो है वो इस्तेमाल किया गया है, तो ये दोनों की कॉमन जो है बात है। अब फिगर यहाँ क्या बताया आपको, फिगर 5 एंड 6 आर टू इमेजेस ऑफ कॉटन प्रिंट। भाई ये दोनों क्या बता रहे हैं कि कॉटन प्रिंट है, ये वाला भी और ये वाला भी। द इमेजेस ऑन द लेफ्ट शोज अ कलमकारी प्रिंट क्रिएटेड बाय वीवर ऑफ आंध्र प्रदेश इन इंडिया। जो ये वाला है ये कलमकारी प्रिंट है, जो कि एक वीवर जो कि आंध्र प्रदेश के थे इंडिया के, उन्होंने इसको बनाया है। और जबकि जो राइट साइड है ये क्या है, फ्लोरल कॉटन प्रिंट है, जिसको डिज़ाइन प्रोड्यूस किया है किसने, विलियम मॉरिस ने, जो कि एक फेमस पोइट थे और आर्टिस्ट थे 19th सेंचुरी में ब्रिटेन में, ठीक है। इसकी बात की गई यहाँ पर। देयर इज़ वन थिंग कॉमन इन द टू प्रिंट, दोनों में एक चीज़ कॉमन है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? बोथ यूज़ अ रिच ब्लू कलर, दोनों के अंदर क्या है, रिच ब्लू कलर जो है वो यूज़ किया गया है, कॉमनली कॉल्ड इंडिगो। इस ब्लू प्रिंट को क्या कहा गया है? कॉमनली इसे इंडिगो कहा गया है। डू यू थिंक हाउ दिस कलर वॉज प्रोड्यूस? क्या तुम्हें पता है कि ये जो इंडिगो कलर जो बनाया जाता था, नीला कलर जो बनाया जाता था, ये किस प्रकार से बनाया जाता था? द ब्लू दैट यू सी इन दीज प्रिंट्स वॉज प्रोड्यूस फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड इंडिगो। अब ये जो ब्लू कलर जो इस प्रिंट के अंदर
जो यूज़ किया गया, इसको बनाने के लिए एक प्लांट का यूज़ किया जाता था, उस प्लांट का नाम था इंडिगो। इट इज़ लाइकली दैट, ये इस प्रकार से था, द ब्लू डाई यूज इन द मोरिस प्रिंट इन द 19th सेंचुरी ब्रिटेन वॉज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम इंडिगो प्लांट कल्टिवेटेड इन इंडिया। कि जो मोरिस था जिसने कि ये ब्लू डाई को यूज़ किया था 19th सेंचुरी में, ब्रिटेन का था, उस ये जो कलर था मैन्युफैक्चर किससे हुआ था, इंडिगो प्लांट से जो है बनाया गया था नीला कलर, जिसको कि कल्टीवेट कहाँ पर किया गया था, इंडिया में। फॉर इंडिया वॉज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। उस समय इंडिगो का सबसे बड़ा सप्लायर था इंडिया। उस समय इंडिगो सप्लाई जो करता था ना, सबसे ज़्यादा सप्लाई इंडिया से की जाती थी। नेक्स्ट है, वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो। भाई इंडियन इंडिगो की ही डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों थी कि इंडिया ही इतना ज़्यादा इंडिगो सप्लाई कर रहा था। तो नेचुरली बात है, यहाँ पे एक सिंपल सी बात समझ लो, क्योंकि यहाँ पर जो इंडिगो उगता था बहुत ही अच्छी क्वालिटी का उगाया जाता था। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया, द इंडिगो प्लांट ग्रोज प्राइमरली इन द ट्रॉपिक्स। बाय द 13th सेंचुरी इंडियन इंडिगो वॉज बींग यूज बाय क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स इन इटली। अब यहाँ जो इंडिगो प्लांट जो है स्टार्टिंग से ही जो है यहाँ पर ट्रॉपिक्स के अंदर जो है उगाया जाता था, ट्रॉपिक जो है लैंड उसके अंदर उगाया जाता था। और 13th सेंचुरी में जो इंडियन इंडिगो है, इसे जो है कपड़े बनाने वाले जो इटली के थे, इटली में जो कपड़ा मैन्युफैक्चरर थे, उन्होंने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया था। इटली के, फ्रांस के, ब्रिटेन के, किस लिए, ताकि वो डाई कर सके उस कपड़े को कलर के तौर पे, डाई के तौर पे। नेक्स्ट पैराग्राफ, हाउ एवर ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ द इंडियन इंडिगो रीच्ड द यूरोपियन मार्केट। हालांकि बहुत थोड़ा अमाउंट ही जो था इंडिगो का वो यूरोपियन मार्केट में पहुंचता था, और इसका जो प्राइस था वो भी बहुत ज़्यादा था। यूरोपियन cloth manufacturers therefore had a depend on another plant called wood to make violet and blue dye। अब इसके अलावा मतलब कि अब उनको डिमांड ही उनकी पूरी नहीं होती थी, तो अब जो यूरोपियन कपड़ा बनाने वाले थे वो डिपेंड किस पर हो चुके थे, एक और प्लांट था वोड, जिससे कि वो वायलेट कलर बनाते थे और ब्लू कलर बनाते थे। बीइंग ए प्लांट ऑफ ए टेम्परेट जोन, क्योंकि ये जो प्लांट था वोड का, जिसको अल्टरनेट के तौर पे वो यूज़ कर रहे थे, वो टेम्परेट जोन में उगाया जाता था। वोड वाज मोर इजीली अवेलेबल इन यूरोप। तो यूरोप के अंदर ये जो वोड प्लांट था ये बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल था। इट वाज ग्रोन इन नॉर्दर्न इटली, नॉर्दर्न इटली में उगता था, साउदर्न फ्रांस एंड द पार्ट ऑफ जर्मनी एंड ब्रिटेन। इटली में, साउदर्न फ्रांस में, और कुछ हिस्से जो थे जर्मनी के और ब्रिटेन में, इन पार्ट्स में ये बहुत ज़्यादा उगता था। वरीड बाय द कंपटीशन फ्रॉम इंडिगो। अब इस चीज़ से वरी होकर, चिंतित होकर कि ये जो कंपटीशन है इंडिगो से, वोड प्रोड्यूसर इन इंडिया परस्यूडेड देयर गवर्नमेंट टू बैन द इम्पोर्ट ऑफ इंडिगो। तो अब जो वोड से बनाते थे, वोड जो कलर बनाते थे यूरोप के अंदर, वोड को यूज़ करते थे या उनको प्रोड्यूस करते थे वोड की वुड को, तो अब यूरोप के अंदर उन्होंने क्या कर दिया, गवर्नमेंट को ये कहना शुरू कर दिया कि जो इंडिगो बाहर से आ रहा है उसको बैन कर दिया जाए, भाई उस पर रोक लगा दी जाए, क्योंकि इंडिगो अच्छा था और उसकी डिमांड पूरी हो नहीं रही थी और डिमांड उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, तो इसलिए उन्होंने इसको, इंडिगो को बैन करने की मांग उठाई। क्लॉथ डायर्स हाउ एवर प्रेफर इंडिगो एज ए डाई। हालांकि जो क्लॉथ के डाई करने वाले थे, कपड़े को डाई रंगने वाले जो थे, वो इंडिगो को ही डाई के तौर पर इस्तेमाल करने को प्रेफर करते थे। इंडिगो प्रोड्यूस अ रिच ब्लू कलर। इंडिगो से बहुत ही रिच ब्लू कलर जो था वो बनता था। वेयर एज द डाई फ्रॉम द वॉड वॉज पेल एंड डल, मतलब बहुत ही धुंधली सी या डल शेड की जो थी, मतलब अच्छा कलर जो है नहीं आता था जो वोड से डाई बनती थी। बाय द 17th सेंचुरी यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर परस्यूडेड देयर गारमेंट्स टू रिलैक्स द बैन ऑफ इंडिगो इम्पोर्ट। 17th सेंचुरी तक जो यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने गवर्नमेंट को जो है कहा कि जो भाई चलो ठीक है, इसका जो इम्पोर्ट है उसको बैन ना किया जाए। गवर्नमेंट को कहा कि इस चीज़ को रिलैक्स कर दो, इसको बैन ना किया जाए।
द फ्रेंच बिगेन कल्टिवेटिंग इंडिगो इन सेंट डिमेगो इन द करेबियन आइलैंड। अब फ्रांस के अंदर इंडिगो को उगाना शुरू कर दिया, कल्टीवेशन शुरू कर दी सेंट डिमेगो में, और जो कि कहाँ पर था, कैरेबियन आइलैंड पर था। और पुर्तगाल, और जो पुर्तगाल के अंदर ब्राज़ील में जो था वहाँ पर इन्होंने जो है इंडिगो को उगाना शुरू कर दिया। इंग्लिश जमैका में, और जो स्पेनिश था वेनेजुएला में, वहाँ पर जो है इंडिगो प्लांटेशन की शुरुआत कर दी। इंडिगो प्लांटेशन ऑल्सो केम अप इन मैनी पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। अब जो इंडिगो प्लांटेशन थी वो बहुत सारे हिस्सों में जो है नॉर्थ अमेरिका में भी की जाती थी। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी द डिमांड फॉर द इंडियन इंडिगो ग्रो फर्दर। लेकिन 18th सेंचुरी में जो डिमांड थी इंडियन इंडिगो की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ब्रिटेन बिगेन टू इंडस्ट्रियलाइज। अब इसमें ब्रिटेन के अंदर क्या शुरुआत हो चुकी थी, इंडस्ट्रीज़ की लगाने की शुरुआत जो थी वो हो चुकी थी। एंड इट्स कॉटन प्रोडक्शन एक्सपेंडेड ड्रामेटिकली। और यहाँ पर जो था कॉटन का कपड़ा एकदम बहुत ज़्यादा जो था वो बनाया जाने लगा, क्रिएटिंग एन एनॉमरस न्यू डिमांड फॉर द क्लॉथ डाइज। अब क्या हो गई, और ज़्यादा डिमांड जो थी क्लॉथ डाई की, मतलब जो कपड़े को रंगने के लिए उसकी डिमांड जो और ज़्यादा, वहाँ पर जब कपड़ा ज़्यादा बनेगा तो क्या होगा, उसको रंगना भी पड़ेगा, ठीक है। तो डाई की डिमांड जो थी और ज़्यादा वहाँ पर हो गई। वाई द डिमांड फॉर द इंडिगो इंक्रीज। जब ये डिमांड बढ़ी इंडिगो की, इट्स एग्जिस्टिंग सप्लाईज फ्रॉम द वेस्ट इंडीज़ एंड अमेरिका collapsed फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजन्स। अब जो यहाँ से सप्लाई हो रही थी वेस्ट इंडीज़ से और अमेरिका से जो इंडिगो की, उसमें कई कारणों से गिरावट आ गई भी, पूरा सप्लाई वो नहीं कर पा रहे थे। बिटवीन 1783 and 1789 the production of the indigo in the world fell by half। 1783 से लेकर 1789 तक जो प्रोडक्शन था इंडिगो का वर्ल्ड के अंदर वो लगभग आधा हो गया। क्लॉथ डायर इन द ब्रिटेन नाउ डेस्परेटली लुक्ड फॉर द न्यू सोर्सेज ऑफ इंडिगो सप्लाई। अब जो कपड़े डाई करने वाले थे ब्रिटेन के अंदर, वो अब बहुत ही उत्सुकता के साथ क्या देखने लग गए कि नए नए सोर्स कहाँ से भाई इंडिगो सप्लाई उनको किया जा सकता है, उन सोर्सेज की वो तलाश करने लगी। फ्रॉम वेयर कुड दिस इंडिगो बी प्रिक्योर्ड। कहाँ से ये इंडिगो इकट्ठा कर सकते थे। तो अब ये तो थी कि अब तक हमने पढ़ा कि ये तो थी कि डिमांड इंडिगो की जो थी किस प्रकार से बढ़ी, कहाँ पर ये यूज़ हो रहा था, ठीक है। इंडियन जो इंडिगो था उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। और अब जब ब्रिटेन की डिमांड पूरी नहीं हो रही थी क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, तो अब क्या हुआ, ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये, फेस विद द राइजिंग डिमांड फॉर द इंडिगो इन यूरोप। अब यूरोप में जो डिमांड बढ़ चुकी थी इंडिगो की, द कंपनी इन इंडिया लुक्ड फॉर वे टू एक्सपेंड द एरिया अंडर इंडिगो कल्टिवेशन। अब ये जो कंपनी थी यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स की, और वो नए नए तरीके बढ़ाने लगी, किस प्रकार से कि बताने लगी कि कैसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है उसे बढ़ाया जाए इंडिगो की कल्टीवेशन के लिए। वो इस तरह से नए नए तरीके ढूंढने लगी। नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पेज पर From the last decade of the 18th century, indigo cultivation in the Bengal expanded rapidly and Bengal indigo came to dominate the world market। अब जो लास्ट डिकेड था 18th सेंचुरी का, इंडिगो कल्टीवेशन वहाँ पर बंगाल के अंदर बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी से बढ़ी, और जो है बंगाल की इंडिगो जो थी उसने वर्ल्ड की मार्केट को अपने कब्जे में ले लिया। मतलब कि बंगाल का जो इंडिगो था वो छा गया बहुत ज़्यादा वहाँ पर। In 1788, only about 30% of the indigo imported in Britain was from India। 1788 में लगभग जो 30% के करीब जो इंडिगो इंपोर्ट होता था वो इंडिया से इंपोर्ट होता था। By 1810 the proportion had gone up to 95%। अब देखो 1788 से बाद 1810 में जो ये प्रपोर्शन था, ये अनुपात कितना हो गया। देखो पहले 30% होता था, तो अब 95% जो है वो इंपोर्ट अब करने लग गए थे इंडिया से।
एज द इंडिगो ट्रेड ग्रू, जैसे जैसे ये जो इंडिगो का जो व्यापार था ये बढ़ा, कमर्शियल एजेंट्स एंड ऑफिशियल ऑफ द कंपनी बिगेन इन्वेस्टिंग इन इंडिगो प्रोडक्शन। अब जो कंपनी के एजेंट्स थे या कमर्शियल एजेंट्स थे या ऑफिसर्स थे कंपनी के, उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था इंडिगो की प्रोडक्शन के अंदर। ओवर द ईयर्स मैनी कंपनी ऑफिशियल लेफ्ट देयर जॉब टू लुक आफ्टर देयर इंडिगो बिजनेस। अब कुछ सालों में क्या किया, जो कंपनी के ऑफिसर्स थे उन्होंने ना अपनी जॉब तो छोड़ दी और चुप करके ना इंडिगो का जो बिज़नेस था उसके अंदर अपना काम करने लग गए, क्योंकि उनको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिल रहा था, प्रॉफिट, डिमांड बढ़ चुकी थी और सप्लाई यहाँ से कर रहे थे, तो नए नए तरीके ढूंढ रहे थे सप्लाई करने के। नेक्स्ट है आपका अट्रैक्ट बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ हाई प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पर क्या था, बहुत ज़्यादा हाई प्रॉफिट हो रहा था। न्यूमरस स्कॉटमैन एंड द इंग्लिश मैन केम टू इंडिया, जो स्कॉटमैन थे और जो इंग्लिश मैन थे वो इंडिया के अंदर आए और बिकेम प्लांटर, और यहाँ पर आकर प्लांटर वो जो लोग थे वो बन गए, कल्टीवेशन मतलब यहाँ पर आकर करने लग गए। दोज हु हैड नो मनी टू प्रोड्यूस इंडिगो कुड गेट लोन फ्रॉम द कंपनी। अब जिनके पास पैसा नहीं था कि वो इंडिगो उगा सके, वो लोन लेने लग गए कंपनी से। एंड द बैंक दैट वर कमिंग अप एट दैट टाइम, और उस समय बैंक बनने की शुरुआत हो चुकी थी, तो वो बैंकों से भी लोन लेकर इंडिगो का काम जो था वो करने लग गए कि इंडिगो को उगाना ज़्यादा से ज़्यादा शुरू कर दिया और इस बिज़नेस में वो लोग आ गए। अब है आपका नेक्स्ट पॉइंट, हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड। अब ये इंडिगो को किस प्रकार से कल्टिवेट किया जाता था। देयर वर टू मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन, दो मेन तरीके थे इंडिगो को कल्टिवेट करने के, निज एंड रॉयती। एक पहला तो था निज, सेकंड था रॉयती। विद इन द सिस्टम ऑफ निज कल्टिवेशन, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको निज कल्टिवेशन के बारे में बताया गया कि जो सिस्टम था निज कल्टिवेशन का, द प्लांटर प्रोड्यूस इंडिगो इन लैंड दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल्ड, जिस जो अपनी ज़मीन होती थी उसी पर जो है निज कल्टिवेशन के तहत वो इंडिगो को उगाता था, भाई अपनी लैंड पे नील की खेती वो करता था। ही आइदर ब्रॉट द लैंड और रेंटेड इट फ्रॉम द जमींदार एंड प्रोड्यूस इंडिगो बाय डायरेक्टली एम्प्लॉयड हायर्ड लेबर। अब वो जो क्या करता था कि भाई चाहे तो वो लैंड को किराए पे लेता था दूसरे ज़मींदारों से, वहाँ पर वो चाहे खुद उस पर काम करके जो है इंडिगो उगाता था, या फिर हायर्ड करके, मतलब जो किराए पे लेबर को लेकर उससे जो है वो इंडिगो की जो खेती था वो करवाता था। अब यहाँ पे क्या बताया है, द प्रॉब्लम विथ निज कल्टिवेशन। अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी निज कल्टिवेशन के अंदर, द प्लांटर्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निज कल्टिवेशन। अब जो प्लांटर्स थे, जो मतलब कि कल्टीवेटर्स थे, प्लांट्स को लगा रहे थे, अब उनको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आ रही थी कि वो एरिया जो था निज कल्टीवेशन के अंडर जो आता था उसको बढ़ा नहीं पा रहे थे। इंडिगो कुड बी कल्टीवेटेड ओनली और ऑन फर्टाइल लैंड। जो इंडिगो था वो कहाँ पर उगता था, सिर्फ फर्टाइल लैंड पर, उपजाऊ ज़मीन पर इंडिगो उगता था। एंड दीज वर ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड, और ऑलरेडी क्या था, वो ज़मीन ज़्यादा पॉपुलेटेड होती थी। ओनली स्मॉल प्लॉट स्कैटर्ड ओवर द लैंडस्केप कुड बी एक्वायर, सिर्फ छोटे मोटे जो प्लाट वहाँ बचे हुए सिर्फ उनको ही एक्वायर किया जा सकता था। प्लांटर्स नीडेड लार्ज एरिया इन कॉम्पैक्ट ब्लॉक टू कल्टिवेट इंडिगो इन प्लांटेशन। अब जो प्लांटर्स से उन्हें बहुत ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत पड़ती थी, बहुत लंबी चौड़ी ज़मीन हो जहाँ पर कि वो इंडिगो की प्लांटेशन कर सकें। वेयर कुड दे गेट सच लैंड, फॉर्म इस प्रकार की ज़मीन उन्हें कहाँ से मिलती। दे अटेम्प्ट टू लीज इन द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री एंड evict the peasants from the area, but this also led to conflict and tension। अब ये क्या चाह रहे थे कि भाई लीज़ पर उनको जो है इंडिगो जहाँ पर उन्होंने उगानी उसके आसपास, इंडिगो फैक्ट्री के आसपास जो है ज़मीन मिल जाए और वहीं से वो पीजेंट्स वगैरह को लेकर उस एरिया के कल्टीवेशन कर सकें। लेकिन ये हमेशा ज़्यादातर क्या रहा, इससे कन्फ्लिक्ट हुए और टेंशन्स बढ़ी। नॉर वॉज लेबर ईजी टू मोबिलाइज, अब लेबर इकट्ठा इतनी नहीं मिलती थी उनको, इकट्ठा नहीं होती थी लेबर। अ लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड अ वास्ट नंबर ऑफ हैंड्स टू ऑपरेट्स, अब बहुत बड़ी प्लांटेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा काम चाहिए थे, बहुत ज़्यादा हाथ चाहिए थे जो काम कर सके। एंड लेबर वॉज नीडेड प्रीशियसली एट अ टाइम व्हेन पीजेंट्स वर यूजुअली बिजी विद देयर राइस कल्टीवेशन।
अब जब पीजेंट्स अपने ही राइस को उगा रहे होते थे तो मतलब बहुत ज़्यादा महंगी उनको जो है लेबर उस समय मिलती थी, क्योंकि वो अपनी खेती कर रहे होते थे उस समय, तो उनके इंडिगो के लिए उनको जो है लेबर आगे नहीं मिलती थी। Niche cultivation on a large scale also requires many plow and blocks। अब जो निज कल्टीवेशन के अंदर अगर बड़े स्केल पर किस चीज़ की ज़रूरत थी, बहुत सारे हल और जो बैल वगैरह होते थे, बैलगाड़ियाँ, उनकी ज़रूरत होती थी। 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन रिक्वायर्ड 2 प्लोज। मतलब 1 बीघा के अंदर अगर इंडिगो कल्टीवेशन करनी है तो 2 बार उसको प्लो करना पड़ता था, उस पर हल चलाना पड़ता था 2 बार। दिस meant that a planter with 1000 बीघा would need 2000 प्लो। इसका अर्थ ये था कि 1000 जिसके पास ज़मीन थी उसको 2000 बार उस पर हल चढ़ाना होता था। इन्वेस्टिंग ऑन परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लोज वाज अ बिग प्रॉब्लम। अब इन्वेस्टमेंट करना, ख़रीदारी पे भी सामान ख़रीदना है और मेंटेनेंस करना इन हलों की, ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम जो थी उस समय उनके लिए थी। नॉर कुड सप्लाई भी इजीली गॉट फ्रॉम द पीजेंट्स सिंस देयर प्लो एंड ब्लॉक वर बिजी ऑन देयर राइस फील्ड। उस समय क्या होता था कि वो सप्लाई भी नहीं उनको मिलती थी इन हलों की। क्यों? क्योंकि जो पीजेंट्स के पास ऑलरेडी जो जो हल थे या ब्लॉक्स थी वो बिज़ी होते थे उनके अपने जो राइस के खेत होते थे वहाँ पर, अगेन एग्जैक्टली एट द टाइम दैट इंडिगो प्लांटर नीडेड दैम। और जब फिर दोबारा से इंडिगो प्लांटर्स को उनकी ज़रूरत पड़ती थी तो मतलब उनको जो सामान की अरेंजमेंट थी वही नहीं उनके हो पाती थी। टिल द लेट 19th century प्लांटर्स वर देयर फॉर reluctant टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निज कल्टिवेशन। लेट 19th century में जब प्लांटर्स थे वो एरिया को बढ़ाना चाहते थे निज कल्टिवेशन के। लेस देन 25% ऑफ द लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो वॉज अंडर दिस सिस्टम। 25% से भी कम जो लैंड थी वो इंडिगो प्रोड्यूसिंग के अंडर आती थी, इस सिस्टम के अंडर ज़्यादा लैंड नहीं थी इंडिगो उगाने के लिए। द रेस्ट वाज अंडर द अल्टरनेटिव मोड्स ऑफ द कल्टीवेशन रयती सिस्टम। और बाकी की जो लैंड थी वो अल्टरनेटिव मोड जो कल्टीवेशन था रयती सिस्टम उसके अंडर जो है वो लैंड आती थी। तो आज हम इतना ही करेंगे और यहाँ तक इसकी प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लेना। थैंक यू।